बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम एल्गोरिथम्स के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम कहते हैं लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई टास्क प्रोवाइड करते हैं और उस टास्क पर काम करके कंप्यूटर हमें हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है तो उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल आपको ये दूंगा कि एक बॉस है, वो अपने वर्कर्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने फ़लाँ काम इस तरीके से करना है। तो वर्कर्स जो हैं वो अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही उस काम को करते हैं। सेम इसी तरह कंप्यूटर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो हम कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की मदद से कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड एंड अ लॉट ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस्ड, एक ऐसी सिचुएशन हो आपके पास कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर्ड करें और बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस्ड करें, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक रूल का यूज़ करते हैं जिसे डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। और इस रूल के थ्रू हम अपनी कम्प्लेक्स सिचुएशन वाली प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच या अपने वर्कर्स के बीच या अपने कोलीग्स के बीच में। अब हर बंदा जिसको जो टास्क मिला होगा वो उसके ऊपर वर्किंग करेगा और वर्किंग करने के बाद आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आपकी कम्प्लेक्स सिचुएशन वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होके आपके पास आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है। तो कंप्यूटर साइंस में एफिशिएंसी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी डिपेंड करती है एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ पर, रिलेटिंग टू हाउ मच ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज इट कंज्यूम, कि आपका एल्गोरिथम किस टाइप की और कौन कौन सी रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है। हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं, एक है स्पीड और दूसरा है स्पेस। स्पीड कहते हैं रनिंग टाइम को। आपका एल्गोरिथम कोई भी टास्क परफॉर्म करते वक्त कितना टाइम लेगा और कितने टाइम में आपके उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और सेकंड वन हमारे पास है स्पेस, कि आपका एल्गोरिथम ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब वो कोई इनपुट लेकर उसको प्रोसेस कर रहा होगा तो ड्यूरिंग ऑपरेशन उसने आपकी मेमोरी का कितना साइज ऑक्यूपाई किया होगा। तो इन दो बातों पे आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का पता चलता है कि आपके एल्गोरिथम ने कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया, आपका एल्गोरिथम कितना स्पीडी है, कितना फास्टली जो है आपके डेटा को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और आपके मेमोरी के स्पेस को कम से कम ऑक्यूपाई करता है या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। अगर कि आप कम से कम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका एल्गोरिथम फास्ट है, अगर आपका स्पेस जो है वो मेमोरी में कम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इट्स मीन्स कि आपका एल्गोरिथम जो है मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास इनपुट्स नीडेड, द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक, कि जितना टाइम आपका एल्गोरिथम लेगा डिपेंड ऑन हाउ लार्ज इज़ द इनपुट। वो डिपेंड करता है कि आपका इनपुट जो है वो कितना बड़ा है।
ऑन विच द एल्गोरिथम मस्ट ऑपरेट, जिसके ऊपर आपका एल्गोरिथम जो है वो ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाइंग ह्यूज मैट्रिसेस टेक्स लॉन्गर देन मल्टीप्लाइंग स्मॉल वन। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने एल्गोरिथम को स्मॉल क्वांटिटी का डेटा देंगे तो वो उसके ऊपर कम टाइम ऑक्यूपाई करेगा, और अगर आप अपने एल्गोरिथम को लार्ज क्वांटिटी का डेटा देंगे तो वो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई करेगा। बास टाइम पे टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। अगर आपका सिस्टम जो है वो और डिफरेंट रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहा है तो आपका एल्गोरिथम आपके इनपुट को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर आपका सिस्टम दूसरी रिसोर्सेज के साथ बिजी ना हो तो वो आपके डेटा को जल्दी से प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड। जब आप अपने एल्गोरिथम को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करते वक्त कितना टाइम ऑक्यूपाई करेगा, इससे भी हम अपने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। तो प्रोसेस कंप्लीशन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ साइकिल टाइम, वेट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। अब ये प्रोसेस कंप्लीशन टाइम जो है वो कंपोज्ड होता है साइकिल टाइम पर, वेट टाइम पर एंड प्रोसेसिंग टाइम पर। आपका प्रोसेसर एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होता है। इस दौरान जब आप अपने एल्गोरिथम के थ्रू उसको कोई टास्क असाइन करते हैं तो वो आपके डेटा को साइकिल में रख देता है। साइकिल में आने की वजह से आपके टास्क को वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का बताएगा। इसके बाद डिसीजन टू बी टेकन। अब एक एल्गोरिथम इतना काबिल होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। डिसीजन मीन्स कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब ये कि अगर उसने आपको डिसीजन लेकर बताना है कि क्या आप जो वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, तो आपका एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट हो कि आपकी दी हुई वैल्यू को या आपके इंटर किए हुए डेटा के ऊपर डिसीजन ले सके। जैसे कि फेसबुक की बात करते हैं, जब आप पासवर्ड इंटर करते हो तो बैकग्राउंड में मौजूद एल्गोरिथम चेक करता है कि पासवर्ड जो आपने इंटर किया क्या वो ठीक है या गलत है। तो आपका एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड। ये सारे काम होने के बाद आखिर में आपका एल्गोरिथम आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और वो आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि जो इनपुट आपने अपने एल्गोरिथम को दिया था उसी को सॉल्व करके उसी के मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट जनरेट करके प्रोवाइड कर दे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने एल्गोरिथम्स की। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 एंड 15। जो प्रॉब्लम्स यहाँ मैंने स्किप की हैं उनकी वजह यह है कि वो चैप्टर नंबर 4 और 5 के साथ रिलेटेड। तो इंशाल्लाह जब हम 4 और 5 चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो यहाँ की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स भी हम उन्हीं के साथ डिस्कस कर लेंगे। आइए अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम को समझना है कि फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। मतलब ये कि आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करना है। किन का? 5 नंबरों का। 5 नंबर कौन कौन से होंगे? n1, n2, n3, n4 एंड n5। ये वेरिएबल्स हैं जिनको आप अपने कीबोर्ड के थ्रू नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स सम। सम एक वेरिएबल है जिसमें ये 5 नंबर प्लस होने के बाद इस सम में सेव हो जाएंगे। आफ्टर दैट इन्हीं नंबर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और वो सेव हो जाएंगे हमारे वेरिएबल प्रो में। इसके बाद हम एवरेज फाइंड करेंगे और वो सेव हो जाएगी हमारे एवरेज के वेरिएबल में। तो देखते हैं एल्गोरिथम को। स्टेप नंबर 1,
रीड। रीड मीन्स कि आप अपने कीबोर्ड से N1, N2, N3, N4 एंड N5 नंबर इंटर करिए। कोई भी 5 नंबर आप इंटर कर दें, कोई भी 5 नंबर आप अपनी मर्ज़ी के इंटर करेंगे। N1 में पहला नंबर सेव हो जाएगा, N2 में दूसरा नंबर सेव हो जाएगा, N3 में तीसरा नंबर सेव हो जाएगा, N4 में चौथा नंबर एंड N5 में पाँचवा नंबर सेव हो जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम कहते हैं सेट। सेट मीन्स के सम के नाम से एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर इन पांचों नंबर्स को प्लस कर दो, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। क्लियर। इसके बाद हम कहते हैं सेट प्रो। एक और वेरिएबल बनाओ जिसमें आप N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 मल्टीप्लाई बाय N4 मल्टीप्लाई बाय N5, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई का है। ये आप शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस करके इस साइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम सेट एवरेज। एवरेज एक वेरिएबल है जिसमें आप लोग एवरेज को फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करने के लिए आपके पास जो ऊपर गिवन 5 नंबर हैं, आप इनका सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं वो लिख देंगे। तो सम तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर आपके नंबर्स का सम जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब इस सम को हमने लिख दिया यहाँ पे और इसको डिवाइड कर दिया अपने इन 5 नंबरों पर। मीन्स कि 5 नंबर थे, टोटल को डिवाइड कर दो 5 नंबर्स पे। तो जैसे ही वो डिवाइड करेगा उसका रिजल्ट आपको सेव कर देगा एवरेज में। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में राइट सम प्रो एंड एवरेज। हम स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे राइट सम प्रो एंड एवरेज। तो आपको इन वेरिएबल्स में जो डेटा सेव होगा उसका रिजल्ट सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 6 एग्जिट। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।